एंडोमेट्रियोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि ग्लोबली लाखों महिलाओं को अफेक्ट करती है। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो कि डायग्नोज करना भी मुश्किल होता है और यूजुअली ओवरलुक कर दिया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी ऑन्कोसर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, इस एनिग्मेटिक कंडीशन के बारे में। क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसको ठीक करा जाता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, मॉडिफिकेशंस, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। एंडोमेट्रियोसिस एक कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक यानी कि लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है जो कि औरतों को अफेक्ट करती है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यूट्रस के अंदर की एक लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये मिसप्लेस हो जाती है, यानी कि ये यूट्रस के अंदर से बाहर आ जाती है। ये बाहर आकर के ओवरीज के ऊपर आ सकती है, एंडोमेट्रियोमास बनाने के लिए फेलोपियन ट्यूब के ऊपर जा सकती है। आसपास के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, रेक्टम, सिग्मॉइड और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेल्विक पेरिटोनियम जो होता है, उस लाइनिंग को भी कवर कर सकती है। और क्योंकि ये मिसप्लेस्ड टिश्यू होता है, इसकी वजह से इसके सिम्टम्स कॉज करता है। अब क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा एक औरत को कि उसको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो होता है वो होता है पेल्विक पेन, यानी कि पेट के लोअर भाग में पेन होना। ये टिपिकली साइक्लिकल होता है, यानी कि जब एक औरत को महीना आता है, मासिक आता है, तब स्पेसिफिकली ये बढ़ जाता है। अब ये पेन होना, क्रैम्पी पेन होना, डिफिकल्टी इन मोशन होना, ये सारी की सारी चीज़ें ये कॉज कर सकता है। एक और कॉमन सिम्टम होता है इसका, वो होता है डिस्परोनिया, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में पेन होना। डीप इन्फिल्ट्रेटिंग पेल्विक इंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर ये मिसप्लेस्ड टिश्यू जो होता है यूट्रस के अंदर की लाइनिंग का, ये लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस में आ जाता है। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी इसमें काफ़ी पेन होता है। और कंडीशन होती है जैसे कि इनफर्टिलिटी, यानी कि डिफ़िकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, बार बार मिस कैरेजेस होना, ये भी एंडोमेट्रियोसिस इसका एक कारण होता है। फिर गैस्ट्रो सिम्टम्स भी कॉज कर सकता है एंडोमेट्रियोसिस, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन पासिंग मोशन, पेन होना, ब्लोटिंग होना, लोअर पार्ट्स में पेन होना जब औरत मोशन पास कर रही होती है। ये सारे भी डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण होते हैं और टिपिकली ये इंक्रीज हो जाते हैं जब मासिक आता है। तो फिर इससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी हो सकती है, साइकिल्स का प्रोलॉन्ग हो जाना और हेवी पीरियड्स आना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, ये सब भी कॉमन सिम्टम्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स है, यानी कि कितना पेन हो रहा है, ये कोरिलेट हमेशा नहीं करता है कि कितना ज़्यादा एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू बाहर आया हुआ है। सो severity of symptoms is not proportional to the extent of disease. सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो इतना। अब क्या होते हैं कॉजेज एंडोमेट्रियोसिस के? बहुत सारी थियोरीज दी गई है कि क्यों वो एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस के बाहर जाता है। सम ऑफ देम आर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन के लिए एंडोमेट्रियल टिश्यू बाहर आना चाहिए वो इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट वो अंदर चला जाता है। रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है। बाकी कुछ जेनेटिक कंडीशंस के अंदर भी ये पाया गया है, कुछ इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, डिसफंक्शन, यानी कि इम्यून सिस्टम के अंदर जब प्रॉब्लम हो जाती है तो भी एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका कारण बताया गया है। ये है कॉजेस कि क्यों एंडोमेट्रियोसिस होता है। अब हम बात करेंगे क्या होते हैं रिस्क फैक्टर्स कि क्यों डेवलप होता है, किन औरतों के अंदर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होने की ज़्यादा आशंका होती है। फैमिली हिस्ट्री होना, अगर आपकी माँ को, बहन को, दादी को, नानी को, किसी को भी एंडोमेट्रियोसिस होता है तो आपके चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। ये फैमिलियल कंडीशन भी पाई गई है।
अर्ली ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्ली स्टार्ट होती है यानी कि जल्दी उम्र में स्टार्ट होती है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। शॉर्ट साइकिल्स, अगर आपकी साइकिल्स की ड्यूरेशन कम है 30 डेज से कम है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। नली पैरिटी यानी कि कभी प्रेग्नेंट ना होना इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियोसिस। अब कैसे इस कंडीशन का डायग्नोसिस बनाया जाता है? आपकी हिस्ट्री के ऊपर आप क्या हिस्ट्री लेकर के जाते हैं डॉक्टर, क्या सिम्टम्स हैं आपके, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हैं, क्या अल्ट्रासाउंड और एमआरआई फाइंडिंग्स हैं, ये सारी चीजें कोलैबोरेट करके बनाती है डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है लैप्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। पर काफ़ी हद तक ये आपके जो हिस्ट्री देते हैं आप, जो आपके सिम्टम्स होते हैं और जो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है और इमेजिंग अल्ट्रासाउंड या एमआरआई पे इसका डायग्नोसिस टिपिकली बन जाता है। क्या होते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस? वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस कंडीशन को क्योर करना बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ हम काफ़ी चीज़ों से इनके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। बट क्योर इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। What we have to aim for is a good quality of life because we know it is a chronic condition। जैसे किसी को डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होती है, वो क्योर नहीं हो जाती है बट हम उसके सिम्टम्स को मैनेज कर पाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस भी एक ऐसी ही कंडीशन है। सबसे पहले पेन किलर्स दिए जाते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए ओवर द काउंटर पेन किलर्स दिए जा सकते हैं। और साथ में अगर ब्लोटिंग हो रही होती है तो उसके लिए भी मेडिकल मैनेजमेंट करी जा सकती है। अब क्योंकि इसका रूट कॉज, वन ऑफ द रूट कॉजेज इज हार्मोनल इम्बैलेंस, तो काफ़ी सारे हार्मोनल टैबलेट्स एंड इंजेक्टेबल्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे कि इस कंडीशन के अंदर काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ता है। सर्जिकल मैनेजमेंट कब करी जाती है? जबकि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होता है जो कि पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा होता और एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स जगह जगह पर आ जाते हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रहे होते हैं। जैसे कि ओवरी के अंदर बड़े बड़े सिस्ट बन जाना जिनको कि एंडोमेट्रियोमास कहते हैं, वो घुलते नहीं है विद मेडिकल मैनेजमेंट और उनका साइज बड़ा हो जाता है तो टॉर्शन होने का रिस्क रहता है। इन सारी कंडीशंस के अंदर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करी जा सकती है जो जिसके अंदर की बेसिकली लेस देन 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे इंसिजन्स दिए जाते हैं जिससे कि अंदर इस कंडीशन को मिनिमली इन्वेजिव तरीके से मैनेज करा जा सकता है, वेदर रोबोटिकली और लैप्रोस्कोपिकली। और कंडीशन जैसे कि फर्टिलिटी की मैनेजमेंट के लिए भी इसका सर्जिकल मैनेजमेंट इज अ गुड ऑप्शन। टू मेक अ वुमन मोर फर्टाइल इसकी सर्जरी भी करी जाती है। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जा सकते हैं जिससे कि हम एंडोमेट्रियोसिस को टू अ लार्ज एक्सटेंट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं, कंट्रोल। Maintaining a healthy lifestyle, diet, adequate weight management, regular exercise, stress management, acupuncture वगैरह लेना for your regular cyclic pain, all these are modifications in the lifestyle that we can bring about to help us lead a better life with this condition। कंडीशंस होती हैं जब हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की ओर जाना ज़रूरी पड़ जाता है। डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस होता है जो कि सिवियर पेन कॉज कर रहा है विच इज़ नॉट गेटिंग रिलीव्ड बाय ओरल पेन किलर्स, हार्मोनल ओरल टैबलेट्स और इवन इंजेक्शंस। सो देन वी हैव टू रिजॉर्ट टू सर्जिकल मेजर्स। सर्जिकल मेजर से इन सारे के सारे जो इम्प्लांट्स होते हैं, इन्फिल्ट्रेटिंग टिश्यू होता है, स्कार टिश्यूज होता है, इनको एक्साइज करा जाता है और इन एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को जब निकाल दिया जाता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अदर कंडीशंस लाइक इनफर्टिलिटी जब हो रही होती है, रेकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, डिफिकल्टी इन कंसेप्शन